हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो आज की ये वीडियो है वियतनाम का ई वीज़ा अप्लाई कैसे करें। अब जब लोग इसको अप्लाई करते हैं तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं तो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के साथ एक फ़ेक हम वीज़ा अप्लाई करेंगे, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा प्रोसेस आपको पता लगेगा और जो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है या जो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है उनका आंसर करेक्टली आपको कैसे देना है, सो आपका ई वीज़ा जो है वो पहली बार में अप्रूव हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिग इनटू इट एंड फाइंड आउट कि ये कैसे होता है। ओके, जब आप वियतनाम ई वीज़ा अप्लाई गूगल में डालोगे तो आपको काफ़ी ऑप्शंस आएंगी, ठीक है ना। वियतनाम कॉन्सुलेट सिडनी, वियतनाम ट्रैवल, आपको ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाली। इसका मैं लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको पता लग जाए। पहले पेज पे आपको आएगा बेसिक इन्फॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट अलाउड ई वीज़ा इशूइंग। ई वीज़ा हर कंट्री को एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे आप प्लीज़ इसको देख लीजिए कि आपकी कंट्री है जो जिसका पासपोर्ट आपके पास है वो एलिजिबल है कि नहीं। लेट्स से कि आपका पासपोर्ट है इंडिया का, आप एलिजिबल हो तो आप यहाँ पे फॉरेनर्स के लिए यहाँ पे क्लिक कर लें। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये पहला पेज आएगा। इसमें आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे सर्कल लगा के रेड में दिखाया गया है कि आपको नाम पासपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो लिखा होता है ना, जो कोड, उसके अकॉर्डिंग डालना है। अब ये लोगों को काफ़ी कंफ्यूज करता है, ठीक है ना। लेकिन आप इसकी टेंशन मत लो क्योंकि इसकी डिटेल हम थोड़ी देर में वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा है $25 की फ़ी है और आपको रजिस्ट्रेशन कोड मिलेगा जो आप इस लिंक में डाल के अपना वीज़ा का प्रोग्रेस चेक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे टिक करके नेक्स्ट पे चले जाना है। अब नेक्स्ट पे जाने के बाद थोड़ा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। ओके, अभी नेक्स्ट पे जाने के बाद आप इस पेज पे पहुंचोगे। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है और यही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सो इतना कुछ है नहीं यहाँ पे, तो काफ़ी इजी है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। अब मैंने सैम्पल के लिए एक फ़ोटो इंटरनेट से डाउनलोड किया है। ये फ़ोटो आपके फ़ोटो जो पासपोर्ट फ़ोटो के स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपकी ये फ़ोटो सेलेक्ट हो चुकी है। अब पासपोर्ट के पेज की कॉपी आपको जो डालनी है वो है, ये हमने सैम्पल यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है ना। अब उन्होंने बोला था कि पासपोर्ट आप ऐसा भी डाल सकते हो, ठीक है ना। पहला पेज ये वाला, ये भी सही है। आप ऐसे वाला पहला पेज ये भी डाल सकते हो, ये भी सही है। क्या नहीं सही है, आप जब स्कैन करोगे पासपोर्ट को, अगर साइड में एक ऐसी एम्प्टी स्पेस आ जाती है, ये सही नहीं है। तो इसको आपको क्रॉप करना पड़ेगा। यहाँ तो आपको इतना पासपोर्ट डालना पड़ेगा वहाँ पे, या आपको ये पूरा वाला इतना वाला, तो खाली स्पेस आपको नहीं डालनी है। सो ये अब आपको इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नीचे डिलीट का बटन आ चुका है, इसका मतलब कि फ़ोटो एक्सेप्ट हो चुकी है। यहाँ से आप डिलीट करके चेंज कर सकते हो अगर आपको कुछ चेंजेस लानी है। अगर अदरवाइज़ आपको बोलेगा कि साइज़ बड़ा है तो आपको उसको छोटा करना पड़ेगा, या फ़ोटो फाइल है जो एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। लेट्स से अभी फुल नेम लिखा है, यहाँ पे इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, दैट्स इट। अब पहली वाली फ़ोटो में उन्होंने लिखा था कि यहाँ के इसके अकॉर्डिंग आपको डालना है। अब यहाँ पे देखोगे तो IND राय लिखा हुआ है, तो राय एक्चुअली लास्ट नेम है, IND तो इंडिया है ना। तो यहाँ पे तो गलत हो जाएगा अगर हम पहले वाले पेज के अकॉर्डिंग अगर हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। सो आई थिंक कि गवर्नमेंट ने इसको अपडेट नहीं किया है वियतनाम की, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आराम से चलते जाओ। तो हम फर्स्ट नेम डाल देंगे ऐश्वर्या एंड लास्ट नेम है यहाँ पे राय। अगर ऐश्वर्या के बीच में कोई मिडिल नेम है, शर्मा है, तो आप वो डाल सकते हो जैसा आपके पासपोर्ट में लिखा है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। यहाँ पे हम जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, फीमेल है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है ऐश्वर्या राय जी का एज़ पर द पासपोर्ट 11/1973, तो हम वही यहाँ पे डाल देंगे। हो गया। अभी करंट नेशनैलिटी और नेशनैलिटी एट बर्थ, ये दो अलग से चीज़ें हैं। अब मेरा नेशनैलिटी एट बर्थ थी इंडिया, अभी मेरे पास पासपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया का, तो मेरी नेशनैलिटी होगी ऑस्ट्रेलिया की। कई कंट्रीज डुअल नेशनैलिटी आपको अलाउ करती हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे जिस पासपोर्ट पे आप ट्रैवल कर रहे हो उस पासपोर्ट की नेशनैलिटी आपको यहाँ पे करंट में डालनी है। लेकिन बाय बर्थ अगर आप इंडिया में पैदा हुए तो यहाँ पे इंडिया आपको लिखना ज़रूरी है। सो अगर मैं करूँगा तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया, ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिख देगा। लेकिन मेरा ऑस्ट्रेलिया में बर्थ नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे इंडिया लिखूँगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे इंडिया लिखोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इंडिया आ जाएगा। तो ये आपको बात का ध्यान रखना है। आपकी नेशनैलिटी एट बर्थ और नेशनैलिटी पासपोर्ट जिस पे आप ट्रैवल कर रहे हो वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट है रिलीजन। अब यहाँ पे लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। भाई आपसे वो कोई डॉक्यूमेंट, कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाले। ये सिर्फ आई थिंक स्टेटिस्टिक के लिए है कि वो चाहते हैं कि आई डोंट नो कि उनकी कंट्री में किस रिलीजन के लोग विजिट कर रहे हैं, तो इसका वहाँ पे कोई लेना देना है नहीं।
अगर आप सिख धर्म में पैदा हुए, अभी आप बुद्धिज़्म को मानते हो, तो भाई जिस धर्म को अभी आप मानते हो आपको वो यहाँ पे लिखना है। अगर आपको सिख लिखना है सिख लिख दो, मुस्लिम है मुस्लिम लिख दो। ऐसा नहीं है कि अगर आपका लास्ट नेम खान है और आपको यहाँ पे मुस्लिम ही लिखना है। अगर आपको अभी आपने बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया आप वो लिख सकते हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी आप डाल दो जो आपका है। ऑक्यूपेशन, अगर आप रिटेल में काम करते हो रिटेल लिखोगे, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखोगे। अब आई अस्यूम कि ऐश्वर्या राय मूवीज़ में काम करती है, मैं यहाँ पे मूवी लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंडिया सेलेक्ट है, ये इसने यहाँ से उठाया है। यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा इसको। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल 102 भारत नगर मुंबई एग्जांपल डालता हूँ, इंडिया, ठीक है ना। फ़ोन नंबर है तो आपका ऑब्वियसली +9, अगर आपका इंडिया का है तो 10 डिजिट 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ईमेल लेट्स से कि यहाँ पे rai@gmail.com। ये ईमेल बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस ईमेल के ज़रिए ही आप अपना वीज़ा का स्टेटस चेक कर सकते हो और आपका जो वीज़ा आएगा वो इस ईमेल पे आएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि ईमेल बिल्कुल सही है। पासपोर्ट नंबर, जो आपका पासपोर्ट नंबर आप यहाँ पे उसको डाल सकते हो। अब टाइप, पासपोर्ट मोस्टली लोगों के पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट होगा। यहाँ पे डिप्लोमेट और ऑफिशियल की ऑप्शन भी है। सो अगर आपका ऑर्डिनरी आप उसको ऑर्डिनरी रहने दो, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपायरी, अब पासपोर्ट अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो आपको 6 मंथ की वैलिडिटी पासपोर्ट की चाहिए होती है। ये कंडीशन है इंटरनेशनल। तो अगर आपकी नहीं है तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे पंगा पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। अब इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री, ये ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से आपका वीज़ा स्टार्ट होगा स्टेट से। सो लेट्स से कि ऐश्वर्या राय जी जाना चाहती हैं नवंबर 15 से, तो मैंने 15 नवंबर डाल दिया है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ स्टे, बाय डिफ़ॉल्ट आपको 30 दिन का ये टूरिस्ट वीज़ा इशू होगा, लेकिन अगर आपको 60 डेज़ के लिए जाना आप 60 लिखोगे, फिर 45 के लिए जाना 45 लिखोगे। अगर आपको 7 डेज़ के लिए जाना तो आप 7 लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा अगर आप 7 डेज़ या अंडर 30 डेज़ जा रहे हो तो उसको 30 रहने दो, वो आपका कवर करेगा, आपको फ्री मिल रहा है, तो उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी पर्पस ऑफ एंट्री, यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल है। मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि आपका टूरिज्म है तो यहाँ पे टूरिज्म सेलेक्ट कर लो। अभी यहाँ पे इंटेंडेड टेम्पररी रेजिडेंशियल एड्रेस इन वियतनाम पूछ रहा है कि आपका वियतनाम में टेम्पररी एड्रेस क्या है जहाँ पे आप जा रहे हो। मोस्टली लोगों का होता है कि आप पहले वीज़ा अप्लाई करते हो, टिकट बाद में बुक करते हो, बुकिंग होटल वगैरह की बाद में बुक करते हो। मोस्टली लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लेट्स से कि आपको रफली पता है कि आपको हो ची मिन जाना है या आपको हनोई जाना है, तो वहाँ से आप गूगल में कोई भी होटल डाल दो। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे जाना हो ची मिन सिटी होटल, मैंने यहाँ पे डाल दिया, उसका एड्रेस आप यहाँ से पकड़ के डाल सकते हो, ठीक है ना। अब सिटी ऑब्वियसली अगर मैंने हो ची मिन डाला तो यहाँ पे मेरे को हो ची मिन सिटी ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपने बुक किया नहीं किया है इसका कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे कोई बुकिंग नहीं मांगने वाले। ऑब्वियसली जब आपका वीज़ा आ जाएगा तो आप बुक कर ही लोगे। क्या ज़रूरी है कि यही होटल बुक करना, तब नहीं, आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, इसकी कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, इन्वाइटिंग जो पार्टीज़ हैं या आप अंडर 14 हो उसके डॉक्यूमेंट, आई अस्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपका कोई इशू नहीं है तो आप उसको रहने दें। अभी वीज़ा वैलिडिटी ग्रांट कब से होगा, अब ये डेट इसने उठाई है जब से आपने यहाँ पे डाला कि 15 नवंबर को आप जाना चाहते हो, तो उसने वहीं से डेट उठा ली है, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट है कि एक्सपायरी इसकी, तो अब ऊपर क्योंकि 30 है तो इसने ओबीसी 30 के अकॉर्डिंग डेट सेलेक्ट कर दी है, तो यहाँ पे भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, अलाउ टू एंट्री थ्रू चेक पॉइंट, किस एयरपोर्ट से आप एंटर कर सकते हो वियतनाम। भाई अगर आपने यहाँ पे हो ची मिन लिखा है तो ऑब्वियसली ये भी हो ची मिन ही होगा। सो आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि जब आप यहाँ पे होटल का भर रहे हो ना, तो आपको ये कंफर्म करना है कि आपको किस सिटी में आपको उतरना है। अब कौन से होटल में रहना ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे हनोई लिख रहे हो और आप हो ची मिन यहाँ पे आपने डाला है तो यहाँ पे पंगा पड़ेगा आपका। अब अगर आप हनोई लिख रहे हो तो आपको हनोई में फ़्लाइट आपकी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लोग काफ़ी गलती करते हैं, तो मेक श्योर कि यहाँ पे जहाँ पे आप जा रहे हो वो डालो। एग्जिट का कोई इतना इशू नहीं है, तो एग्जिट आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको एग्जिट यहाँ पे हनोई डालना आप हनोई डाल सकते हो, हो ची मिन डालना हो ची मिन डाल सकते हो। कई लोगों का प्लान होता है, वो उनका होता है कि नहीं मुझे अभी मैंने जाना है, आने का मेरा है नहीं, अभी मुझे पता नहीं मैं वहाँ से किस और कंट्री में जाऊँगा, तो एग्जिट का इशू है नहीं, पर एंट्री का डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको टिकट बुक करवानी पड़ेगी, ठीक है ना। अभी आपने यहाँ पे टिक करना है कि मेरी इन्फॉर्मेशन सही है, और सिक्योरिटी कोड को आपको डाल के रिव्यू करना है एप्लीकेशन को। अभी जब आप रिव्यू पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन आएगा जिसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन कोड होगा कि आपका ये वीज़ा
रजिस्टर हो चुका है। अब ये रजिस्ट्रेशन कोड है ना, इसकी आप फ़ोटो खींच लो, क्योंकि ये डिटेल आपको ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट, ये आपको चेक करना होगा ना अगर आपका वीज़ा की उसकी प्रोग्रेस क्या है, तो यहाँ से होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको आप ओके कर लेते कि हमने कर लिया इसको रिव्यू। नेक्स्ट ऑटोमेटिकली आपको जैसे आप ओके करोगे आपको इस पेज के ऊपर लेकर आएगा। ये है कुछ नहीं है, लिटरली वही पेज है जो हमने भरा है, बस हमें एक बोल रहा है आखिरी बार कि चेक कर लो अभी भी सही है कि नहीं है। लेट्स से कि अगर हमको यहाँ पे कुछ चेंज करना, हमें लग रहा है यार मैंने ये अपना नाम में गलती कर दी है, पासपोर्ट में गलती कर दी है, या कुछ भी रीज़न है, तो अब यहाँ पे बैक जा सकते हो, अभी भी आपके पास मौका है। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं भी मैं ठीक हूँ, मुझे ये डिटेल सही है, आप पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक करो, और पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको ये बोलेगा कि आज का डेट में वियतनाम डॉलर US डॉलर का वियतनाम डोंग इतने बनते हैं, ये आपको बता रहा है वो। और आपको ये ऑब्वियसली फिर से एक बार बेसिक इन्फॉर्मेशन देगा। तो अगर आपने वो रजिस्ट्रेशन कोड पहले उसकी फ़ोटो नहीं खींची है तो आपको फिर से एक बार मौका मिल रहा है, आप यहाँ से कर सकते हो। आपको रजिस्ट्रेशन कोड, अपना पासपोर्ट नंबर और ये सब डाल के ही वीज़ा स्टेटस पता लगेगा। तो यहाँ पे सब कुछ प्री सिलेक्ट है ऑब्वियसली, तो आप यहाँ पे बोलोगे पे ई वीज़ा फ़ी, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। अब आपके पास ऑब्वियसली अगर कार्ड इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का, जिस भी कंट्री का है आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी। तो आई थिंक कि मोस्टली लोगों की ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट होगी कि आपका वीज़ा है कि मास्टर कार्ड है कि MX है कि JCB है। आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर लो। लेट्स से कि आपके पास वीज़ा है, डिटेल्स डालने के बाद आप कंटिन्यू करोगे तो आपकी पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगी, और उसके बाद आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका वीज़ा अप्लाई हो चुका है। आपको कोड दिया जाएगा जो रजिस्ट्रेशन कोड है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपके वीज़ा का स्टेटस क्या है। रफली 3 डेज़ वो बोल रहे हैं, वर्किंग डेज़। सो अगर आप फ्राइडे को अप्लाई कर रहे हो तो डोंट एक्सपेक्ट मंडे, क्योंकि वो वर्किंग डे सैटरडे संडे में नहीं आता। वर्किंग डेज मीन्स मंडे ट्यूसडे, आपका वेडनेसडे तक वीज़ा आ सकता है। लेकिन अगर आपका वीज़ा एक हफ्ते तक नहीं आता तो आप प्लीज़ उनको एक बार कॉल करके पूछ सकते हैं। अभी एक बात मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि आपको जब वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं। या तो आप थर्ड पार्टी किसी एजेंट को पैसे दो या किसी वेबसाइट के थ्रू पैसे दो, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। या जैसे हमने अभी यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट है जो उनकी, वहाँ से अप्लाई किया है। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप डायरेक्ट एम्बेसी की वेबसाइट से अप्लाई करें फॉर फ्यू रीज़न। पहला रीज़न है कि उसकी फ़ी है $25, दैट्स इट, आपको उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करने हैं। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि चलो थोड़ी सी फीस दे देते हैं और हमें थोड़ी बॉदरेशन इसकी कम हो जाएगी, हमें काम थोड़ा कम हो जाएगा, कोई हमारा काम कर देगा छोटी सी फीस के बदले, दैट्स फाइन। मोस्टली केसेस में ये चीज़ सही रहती है, लेकिन इसमें कुछ रिस्क होते हैं। रिस्क क्या है कि पहले तो आप ऑब्वियसली पैसे दे रहे हो किसी को उस काम के लिए जो 5 मिनट में आप खुद कर सकते हो। और दूसरी बात है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप जिसके थ्रू अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो एजेंट है, चाहे वो वेबसाइट है, कोई वो ऑफिशियल है कि वो फेक है, वो स्कैमर है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके कार्ड डिटेल्स किसी स्कैमर के पास जाएंगे तो वही आपका वहाँ पे पंगा पड़ सकता है। सो अपनी डिटेल्स को बचाएं। पैसे तो जाएंगे, आपकी पर्सनल डिटेल जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो भी जाएगी। सो आपको इस बात से आपको बचने के लिए आप प्लीज़ डायरेक्ट अप्लाई करें। अगर आप यहाँ पे डालोगे ना तो यहाँ पर आपको देखिए, आपको यहाँ पे पहली ऑप्शन वियतनाम ट्रैवल ऑनलाइन आ रहा है, वियतनाम ऑनलाइन आ रहा है, ठीक है ना, वियतनाम एम्बेसी ORG आ रहा है। अब वियतनाम एम्बेसी ये सब थर्ड पार्टी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब थर्ड पार्टी, सब एजेंट गलत हैं, लेकिन कुछ चांसेस होते हैं। तो आप उनसे बचने के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हो। अनलेस आप किसी को पर्सनली जानते हो तो वो अलग बात है, लेकिन 5 मिनट का काम है, आप खुद कर सकते हो। और आई थिंक कि आपको खुद अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको सीखने को मिलता है। नेक्स्ट आपको कहीं और आपको कोई वीज़ा अप्लाई करना है तो आप इसमें कॉन्फिडेंट आपको गेन होता है कि मैंने ये काम किया है तो मैं इसको कर सकता हूँ। आपको इन बातों से आपको बचना नहीं चाहिए, आपको आई थिंक कि फेस करना चाहिए इन चीज़ों को। आप लर्न ही करते हो कुछ ना कुछ, या आप किसी और की फ्यूचर में हेल्प कर सकते हो, जैसे मैं आपकी कर रहा हूँ फ़िलहाल। सो ये वेबसाइट्स में, वियतनाम की ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा है कि स्कैम काफ़ी आ रहे हैं। उनके पास इतनी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं कि लोग बोलते हैं कि उनको प्रॉमिस करते हैं कि ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, $25 की फ़ी है और हमारी फ़ी है $30, $40, $50, $150, $200 तक भी है। लोग सोचते हैं कि हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, बट वो स्कैम भी हो सकते हैं, काफ़ी चांस होते हैं। सो वियतनाम ने खुद वार्न किया है कि आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप इसको अप्लाई करें, और बहुत सिंपल प्रोसेस है। और ऐसा नहीं कि आपका बहुत टाइम है, आपकी बहुत बॉदरेशन बचेगी। जो डॉक्यूमेंट आपको एम्बेसी को आपने प्रोवाइड किए हैं, जो डिटेल आपने एम्बेसी को प्रोवाइड की है इस वेबसाइट के थ्रू, वही डिटेल्स आपको टूर गाइड या थर्ड पार्टी वेबसाइट को भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो आपका सिर्फ बच रहा है वो 5 मिनट अप्लाई करने का टाइम। सो इट्स नो वर्थ इट। आई थिंक कि आपको खुद अप्लाई करना चाहिए। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है।
वियतनाम मेरा टूर खत्म हो चुका है। आई होप कि आपने उसकी वीडियोस देखी होगी, अगर नहीं देखी तो चेक देम आउट, इट्स अ लॉट ऑफ फन। उसमें काफ़ी टूर आप कौन से बुक कर सकते हो, कैसे टूर में पैसे बचा सकते हो, कौन सी जगह पे आप जा सकते हो, कैसे प्लान कर सकते हो, सारी उसमें डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट डिटेल्स हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल लाइक इट। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको उससे मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहेंगी। सो आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन, goodbye and take care.